ये मेरा तीसरी बार चांस था। 21 एसएसबी भोपाल से मैं स्क्रीन आउट हुआ। दूसरी बार फिर मैं 11 एसएसबी इलाहाबाद से फिर स्क्रीन आउट हुआ। मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने अपनी कमियां जो मेरे अंदर थी उसको दूर किया और अब फाइनली नेगेटिविटी हर इंसान की लाइफ में होती है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप जैसा सभी जानते हैं कि जो बच्चे रिकमेंड होते हैं, सिलेक्शन लेते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, उनकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने आती है और बहुत सारी कुछ आपको उनसे सीखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो स्टेज होता है, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनसे मैच करता हुआ होता है। आपके फैमिली बैकग्राउंड्स कैसे हैं, आपकी एजुकेशन कैसी हुई है, कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिया है, इन सब चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शनि यादव जी। बहुत होनहार बच्चा है, बहुत होनहार स्टूडेंट है और जल्दी अभी इन्होंने एनडीए के लिए 145th कोर्स, जो एनडीए अभी जस्ट इनकी एसएसबी चल रही थी, ओवर हुई हैं बच्चों की, उसमें बच्चे ने सिलेक्शन लिया हुआ है 19th एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद से और इंडियन आर्मी के लिए इनका रिकमेंडेशन हुआ है। तो एक बार हम सभी लोग और जितने आप श्रोता हैं, आपसे मैं सभी चाहूँगा कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें और मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आज मैं सनी से जानूंगा सारी चीज़ें कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपकी स्कूलिंग कैसी थी। तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सनी, पहले आप बताएं कि आपका बेसिक एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा। मेरा नाम सनी यादव है। मैं 7th क्लास से 12th क्लास तक सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ से पढ़ा हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं और मेरी माता हाउसवाइफ हैं और मेरा एल्डर ब्रदर है, उन्होंने भी सैनिक स्कूल कुंजपुरा से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और मेरी फैमिली का शुरू से ही आर्मी के प्रति बहुत लगाव रहा है, जिससे वो चाहते थे कि कोई मेरे घर से, परिवार से डिफेंस फोर्सेस में जाए एज एन ऑफिसर। और मेरे बड़े भाई ने भी काफ़ी ट्राई किया, उन्होंने एनडीए रिटेन निकाला, लेकिन उनका एसएसबी में वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो इसी क्रम में मैं अपने आप को मैंने सोचा कि मैं खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, अपने फैमिली की इच्छाओं को। अपने दोस्तों से मोटिवेशन मिला, सैनिक स्कूल में पढ़ के वहाँ पे ऑफिसर थे, तो इन सबसे मोटिवेशन, सीनियर्स की गाइडेंस और सर के साथ गाइडेंस मिली, कोचिंग की, और इन सबके मिला के मैंने तैयारी शुरू की और मैं फाइनली रिकमेंड हुआ। हालांकि ये मेरा तीसरी बार चांस था। मैंने इससे पहले भी 2 बार एसएसबी के लिए गया था। 21 एसएसबी भोपाल से मैं स्क्रीन आउट हुआ। दूसरी बार फिर मैं 11 एसएसबी इलाहाबाद से फिर स्क्रीन आउट हो गया। लेकिन फिर थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। लेकिन फिर मेरे सीनियर्स थे और सर की गाइडेंस के में मतलब काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकते हो, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हैं। तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने अपनी कमियां जो मेरे अंदर थी उसको दूर किया, अपनी कॉन्फिडेंस को लाया। थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत थी, तो मैंने अपने आप को मोबाइल फ़ोन्स पे अपनी लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया, शीशे के सामने खड़े होकर बोला। ऐसे करके मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस को लाया। फिर मैंने रिटन की तैयारी की, उसको निकाला, क्वालिफाई किया और फिर मैं एसएसबी में इस बार फाइनली रिकमेंड हुआ और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ इस बात से। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके पिताजी किसान हैं। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? क्योंकि बच्चे जानना चाह रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हो सकता है तैयारी कर रहे हो, आपके आसपास के हो, आपको जानते ना हो, उन्होंने सुना ना हो, तो ज़रूर उनको ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, नहीं मैं यहाँ से हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। यस सर। मेरा होम टाउन देवरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में आता है। और देवरिया के एक छोटे से गांव नाम मेहरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये जो चीज़ें थी कि एक छोटे से गांव से उठ के आना, काफ़ी जर्नी, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी उतना अच्छा नहीं था। नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मैं, क्योंकि पापा किसान थे। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उनकी मेहनत लगन से, और मैं फिर सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। फिर वहाँ से चीज़ें अपने आप थोड़ी सी, वहाँ का जो एक्सपोजर मुझे मिला, जिसकी वजह से मेरा जो अपना जो सपना पूरा करना चाहता था मैं, उसको मुझे एक गति मिली, एक गाइडेंस मिला, तो मैं उसको आगे लेके गया और आज फाइनली हुआ।
ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे अभी हम जी सर। बच्चों से, बच्चे जानेंगे आपके बारे में कि जो आपका एक्सपीरियंस था एसएसबी का वो कैसा था। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा आपके बारे में, और ये सारे बच्चे भी जानना चाह रहे होंगे। जैसे अपने बड़े भाई का जिक्र किया यस सर। कि उन्होंने काफ़ी ट्राई किया डिफेंस फोर्सेज में, वो नहीं हो पाए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए। यस सर। तो क्या वहाँ से कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में जरूर आए होंगे कि बड़े भैया यार ट्राई कर रहे हैं, इतनी मेहनत करी, आपने उनको देखा होगा। और सीधी सी बात है, हमारे घर में जो जैसा करता है हम उसी को फॉलो करते हैं। आपके बड़े भैया के ना सिलेक्शन के बाद उधर से क्या आपको मोटिवेशन मिला, उन्होंने समझाया कि भाई आप कर सकते हो, या क्या ऐसा था? ये सारे बच्चे जानना चाहते हैं थोड़ा उसके बारे में भी। सर बड़े भैया थे, वो भी सैनिक स्कूल कुंजपुरा से पढ़े हुए थे। उनका भी एम था कि मैं फाइनली डिफेंस फोर्स में एज एन ऑफिसर बनूं, लेकिन वो उन्होंने अटैम्प्ट किया, एनडीए रिटर्न पहली बार उनका नहीं निकला, बाद में हुआ, फिर वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो उसके बाद से मैंने खुद अपने आप को देखा, तो मैं भी 2 बार स्क्रीन आउट हो गया। तो काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि नहीं हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मैंने अपने अपने आप को देखा, एनालाइज किया कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। क्योंकि हमें एसएसबी क्या है कि पूरी पर्सनालिटी टेस्ट है, तो हमें अपने आप को उसमें खुद देखना होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं अपने फ्रेंड से बात करता था कि क्योंकि आपके साथ जो सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो आपको बता सकता है कि आपके में कमियां क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने फ्रेंड से बात किया, सर से भी कभी कभी आके मैं मिलता रहता था कि अपने आप को, जैसे कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन इसलिए कैसी अच्छी हुई है, कितने इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा और हमारे सीनियर्स थे, उनके उनके साथ में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करता था, लेक्चरेट की प्रैक्टिस करता था। और एसएसबी में साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो उसके लिए मैंने ये अपने आप को, उसमें जो पिक्चर्स आते हैं, तो पहले क्या था कि मैं सोचता था कि कैसे भी पिक्चर आए तो थोड़ा सा रट रट के उसको ऐसे ही लिख देना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कि जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हैं, उसमें जो भी टेस्ट हैं, अपने आप को अपनी उस जगह पर रख के देखा कि मैं अपने आप को कैसे उसमें बिहेव कर सकता हूँ, उस सर्कमस्टेंसेस में कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो इन सब चीज़ों को मैंने किया और फिर मैंने ऐसे प्रैक्टिस की। जबकि 2 बार स्किन आउट होने के बाद कॉन्फिडेंस तो थोड़ा डाउन हो ही जाता है। और लेकिन मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि सबके साथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन है। ज़रूरी ये है कि मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, तुम सैनिक स्कूल से हो, तुम कर सकते हो। तो चीज़ें हैं कि अपने आप पे सेल्फ बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस ही है जो आपको अपनी सफलता के तक ले आ सकता है। तो मैं ये मैसेज पास करना चाहूँगा जो भी सुन रहे हैं कि अपने आप को, अपने आप पे बिलीव रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एग्जैक्टली। क्योंकि जो लाइन है ना, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने आप, जो आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसके आगे चले जाते हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो रिटर्न के लिए क्या हमारे हाथों में होता है, हमें मेहनत करनी चाहिए, जो हमारे टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो हमारी जो कमियां हैं, जिस सब्जेक्ट्स में हम वीक हैं, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें अगर रिटर्न के लिए हमें, अगर हम नहीं निकाल पाते हैं या निकालते भी हैं, हमारे नंबर कम रह जाते हैं, तो हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा कि हमारे जो वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, इसमें जैसे हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, कहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो वहाँ पे हमें उस पर फोकस करना होगा रिटर्न के लिए। और एसएसबी, जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि बी पॉजिटिव, बी नेचुरल, और एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट। But we do not perform all these things by own self. We have to analyze ourselves. We have to be patience and confidence. If बिल्कुल you are getting out and you are losing your confidence and patience, then you are not on right track. Then बिल्कुल सही कहा। you are the only person who can help yourself. So others are the people who can just guide, and they can just give you some ideas that how you do. But ultimately you have to perform. You have to do. So that I will like to send a message that have faith on yourself and have self belief and confidence. That is the only thing that bring you success. ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने सनी से बात करी, और एक चीज़ तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि निगेटिविटी हर इंसान की लाइफ में होती है। हर इंसान जो सक्सेसफुल है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को एक कठिन मेहनत की तरफ झोंका है, निगेटिव चीज़ों से बचा है, फिर पॉजिटिव में गया है। जैसा इन्होंने बताया कि इनके खुद बड़े भैया ये जब गए नहीं थे एसएसबी में, इनके बड़े भैया ऑलरेडी फेल हो चुके थे, और उसके बाद 2 बार ये लगातार फेल हुए, वो भी स्किन आउट हो गए।
तो आप खुद सोचिए, अपने आप को वहाँ पे रख के देखिए कि जब आप एक बार नहीं दो दो बार आउट हो चुके हो, आपके बैकग्राउंड में ऐसा हो चुका हो पहले से कि आपके क्लोज हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भैया हैं, वो आउट हो चुके हैं और उनका सिलेक्शन भी फाइनल नहीं हुआ है, तो कितनी निगेटिव चीज़ें आप पे हावी होती होंगी। इस समय आपका सेल्फ मोटिवेशन ही आपको आगे ले जाता है। सेल्फ मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि हर एक लाइफ में, कोई भी इंसान हो, उसके लाइफ में जब नेगेटिव चीज़ें आए तो वो इतना बैलेंस कर ले जाए कि उसको प्रभावित ना कर पाए और वो अपने ट्रैक पे बना रहे और फिर मोटिवेट होकर अपने सक्सेस को पा जाए। तो आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। बस आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ से आपको सीखना है भैया कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपने अगर कोई एम लिया है, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सोचा है, चाहे एनडीए के थ्रू या टीईएस आप एंट्री देख रहे हो या सीडीएस या एफकैट देख रहे हो, जब तक आपके पास चांस है तब तक अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, कॉन्फिडेंस रखना है और हो जाना निश्चित है। आज नहीं कल तो पक्की बात है, होना ही होना है। तो आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा आपके एसएसबी एक्सपीरियंस को भी जानेंगे कि कैसा आपका एसएसबी एक्सपीरियंस था, फर्स्ट डे में क्या हुआ, सेकंड डे में क्या हुआ, थर्ड डे में क्या हुआ। क्योंकि ये सारे बच्चे जो नए हैं, जो जा चुके हैं पहले, उनकी बात तो ठीक है, लेकिन जो अभी तक नहीं गए हैं एग्जैक्टली उनको पता चले कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो जैसा कि एसएसबी का प्रोसीजर 5 डे प्रोसीजर होता है, तो उसमें पहला दिन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट 2 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। OIR टेस्ट में 2 50-50 के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल मिक्स होता है। वो टेस्ट होने के बाद से हमारा एक PPT एंड DT टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकेंड के लिए, उसमें आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। वह स्टोरी आप अपने से रिलेटेड लिख सकते हैं, आप पिक्चर देख के जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप स्टोरी लिखना है। फिर उसके बाद से एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में जो ग्रुप बनाई जाती हैं वो ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, 10, 12, 16, 18, कोई फिक्स नंबर्स नहीं है। तो उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन में एक एक करके स्टोरी को नरेट करना होता है। ग्रुप स्टोरी जब नरेट हो जाती है तो फिर एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद एक कॉमन कंक्लूजन पे एक कॉमन ग्रुप स्टोरी बनती है, जिसे आपको उसमें से आपके बीच से कोई एक बंदा खड़े होके स्टोरी एसेसर्स को और अपनी ग्रुप स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा। इन सब टेस्ट के बाद से स्क्रीनिंग का पहला दिन रिजल्ट आता है। स्क्रीनिंग के रिजल्ट में जो लड़के स्क्रीन इन हो जाते हैं वो रिकमेंड हो जाते हैं स्टेज 2 के लिए, और बाकी जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको अपने घर जाना होता है। तो अगले दिन साइकोलॉजी टेस्ट होती है। डे 2 के दिन साइकोलॉजी टेस्ट होती है। साइकोलॉजी टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, टैट, वेट, SRT एंड SD। तो टैट में फिर आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। 11 पिक्चर्स पे डिफरेंट स्टोरी लिखनी होती है, और उसके बाद से एक ब्लैंक पिक्चर होती है। ब्लैंक पिक्चर पे आप अपने मन से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। तो उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा मैं अपनी, कि साइकोलॉजी टेस्ट में क्या था कि मैं काफ़ी उससे एक दिन पहले काफ़ी लड़के कुछ बुक्स लेके गए थे SSB के लिए, काफ़ी तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये सोच के गया था, नहीं जो भी मेरे अंदर है चीज़ें हैं वहीं पे लिखूँगा, और ज़रा मैं तैयारी वारी किया नहीं रात में उसके। और वहाँ पे जो पिक्चर जैसी दिखाई जा रही थी, उसमें जो भी मेरी स्टोरी बन रही थी मैं उसको जाने दिया, वैसे बनने ही दिया। मतलब कोई पिक्चर आ रही थी, उसके बाद से जो मुझे समझ में आ रहा था उस समय आइडिया जो आ रहे थे उस हिसाब से मैंने स्टोरी को लिखा। और सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यह है टैट में लिखते समय, क्योंकि टैट जो है मेन में टेस्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप स्टोरी को देखते हैं तो उसमें आप बैकग्राउंड को देखिए, और उसमें स्टोरी लिखने से पहले सोचिए कि व्हाट लेड टू सिचुएशन, एंड फिर आप प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा लिखिए कि आपने उसको कैसे सॉल्यूशन दिया। इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन द स्टोरी, इफ स्टोरी सेज दैट इट इज हैविंग अ प्रॉब्लम, देन हाउ यू आर गिविंग अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, एंड देन एट लास्ट व्हाट वाज द कंक्लूजन इन द योर स्टोरी। देन these are the things that you have to follow while writing a story, and there are no criteria that what is good story and what is bad story. The things that are coming in your mind you have to write only that things. और उसके बाद जो टैट के बाद वेट आते हैं, तो वेट में वर्ड्स दिखाए जाते हैं आपको 60-15 मिनट टाइम मिलता है, और 15 सेकेंड मिलता है हर वर्ड्स के लिए। तो उसमें 60 वर्ड्स दिखाए गए थे, तो उसमें मैंने जो थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी साइकोलॉजी टेस्ट के लिए,
तो उसमें मैंने वर्ड्स लिख दिए, जो भी वर्ड्स आते हैं आपको जो भी दिमाग में आ जाए उस समय पहली बार में वही लिखना होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्या पहले तैयारी करे गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको काफ़ी लिमिटेड टाइम मिलता है और आपको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपका साइकोलॉजी टेस्ट है। तो ये टेस्ट ऐसे बनाए गए हैं, तो इसलिए मेरी राय ये होगी कि आप ज़्यादा साइकोलॉजी टेस्ट की रटने की कोशिश ना करें, बस नॉर्मल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करें। उसके बाद से एसआरटी आती है, एसआरटी में 60 एसआरटी आती हैं, मैंने मात्र 36 एसआरटी अटैम्प्ट कर पाया था, क्योंकि एसआरटी का मेन मकसद ये होता है कि आपको कोई एसआरटी छोड़नी नहीं होती है। और एसआरटी करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी एसआरटी जो होती है उसमें तो आप अपने आप को उस सिचुएशन पर रख के देखिए, आप जो प्रॉब्लम जो भी होती है उसके सॉल्यूशन जिस प्रकार से दे पाते हैं उसको दीजिए, ऐसे एसआरटी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपको लगभग 10 से 15 मिनट मिलते हैं, कोई फिक्स नहीं, पता नहीं चलता है उसमें। तो आप उसमें अपने पेरेंट्स के बारे में क्या पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना होता है, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना होता है, फिर आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, और आप किस टाइप के पर्सन है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। नाउ आई विल सजेस्ट दैट you have to practice these things before writing self description. You can practice at your own home that what your teachers thinks, because हम लोग को सब पता होता है कि हमारे टीचर्स क्या सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें लिखनी है। इफ़ यू आर हैविंग अ नेगेटिव क्वालिटी देन यू शुड मेंशन दैट, इफ़ यू आर हैविंग अ बैड हैबिट, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड हैबिट, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम, then you have to mention that I want to be a good person so that every people loves me. You are not supposed to mention that I मतलब कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ आर्मी के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि चीज़ें कि आप डिफेंस के लिए आ रहे हैं तो आप डेडिकेटेड हैं, लेकिन आप नॉर्मली क्या बनना चाहते हैं उस चीज़ को आप मेंशन कीजिए वहाँ जो ज़रूरत होती है। और अगले दिन फिर डे 2 होता है, डे 3 में आपका वो GTO टास्क होते हैं। GTO टास्क में 9 टास्क होते हैं अलग अलग तरीके से, पहले दिन 6 टास्क हो जाते हैं, अगले दिन 3 टास्क होते हैं। तो GTO टास्क में मेनली पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको ग्रुप डिस्कशन 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसके बाद आपको ग्रुप के साथ बैठ के डिस्कशन करना होता है। डिस्कशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी बातों को रखना है, लेकिन ऐसा ना लगे कि आप ग्रुप में डोमिनेट कर रहे हैं या किसी और के बातों को काउंटर भी कर रहा है, तो आप आराम से करिए, ना कि आपको ऐसा लगे कि किसी को डोमिनेट करके काटने की कोशिश कर रहे हैं या आप ग्रुप की बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जो मेन काम होता है कि इसमें इन सब टास्क में चेक किया जाता है, आपकी नॉलेज को नहीं चेक किया जाता है। तो ये चेक किया जाता है कि आप ग्रुप के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बना के रख रहे हैं, ग्रुप के साथ कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, कैसे ग्रुप को लेके चल रहे हैं। क्योंकि इन फ्यूचर यू वांट टू बी अ लीडर, you want to become officer, then you have to support your subordinates, and that's why this task are performed to check your naturality. तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और GD के बाद आपका GP होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, एक चार्ट दिखाया जाता है, चार्ट में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिखने होते हैं, फिर आपको उसको डिस्कस करना होता है ग्रुप के साथ, और उसके बाद से फिर उसमें भी एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुंचना होता है। फिर आप GTO ऑफिसर्स होंगे, आप में से कोई एक बंदा उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा। तो GP में भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको प्रॉब्लम्स को देखना है और आपको उस पर रिएक्ट करना है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें देखने वाली बात यह है कि आप अपने आप को उस जगह पर रखिए और देखिए कि अगर आपके साथ ये 3-4 प्रॉब्लम्स हो जाएँ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप उसके साथ आपके साथ जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आपकी टीम है, अपनी टीम को कैसे कहाँ किसको भेजेंगे कोई प्रॉब्लम हो गई तो, और कि अपने आप को कहाँ रखेंगे, आप कितने टाइम पे कहाँ पहुँचेंगे, उस टाइम को मेंशन कीजिए लिखते समय कि मैं अगर 10 किलोमीटर जाना है कार से, तो मैं कार की हेल्प से मैं 20 मिनट में 10 किलोमीटर पहुँचूँगा या 15 मिनट में पहुँचूँगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो GP का आप स्टोरी लिख सकते हैं। और GP के बाद होता है आपका ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में आपको वही इन सब सारे टास्कों में जितने भी ग्रुप वाले टास्क हैं उसको आपको कोऑर्डिनेशन ही देखा जाता है, आप ग्रुप के साथ कैसे चल रहे हैं। बाकी जो GTO ऑफिसर होंगे आपको बता देंगे कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या रूल्स होते हैं उसके, वो रूल्स जो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस से पहले।
तो आपको उस हिसाब से परफॉर्म करना है, आपको सपोर्ट करना है। अगर आप कोई आपका ग्रुप का मेंबर पीछे रह जाता है तो उसको सपोर्ट करके आगे लाना है। कोई वॉल्स होती है, कोई चढ़ नहीं पाता है तो आपको सपोर्ट करके उसको चढ़ाना है। आपको भी आगे बढ़ना है। कोई किसी का करेज, किसी को दिक्कत हो रही है कि थोड़ा कूदने में, थोड़ा सा रैंप वॉक करने में, तो आपको सपोर्ट करना है उसको कि नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज़ें मतलब वहाँ पे दिखानी है कि नहीं मैं ग्रुप के साथ चल रहा हूँ। और इसमें ये नहीं करना है कि आपको ज़बरदस्ती दिखाना है ऑफिसर्स को कि नहीं मैं ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ग्रुप के साथ चल रहा हूँ। इसमें आपको नेचुरलिटी बरकरार रखनी है, अपना करते रहना है और ग्रुप को देखते रहना है। ग्रुप ऑब्स्टेकल लेस के बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। उसमें आपके स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं और उसमें बल्ली होती हैं, पटरे होते हैं और बाकी जो आपको हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं। इसकी वजह से आपको 3 स्टेज पार करने होते हैं। तो पहला स्टेज थोड़ा सा ईजी होता है, धीरे धीरे टास्क बढ़ते जाते हैं। तो उसको वो भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ग्राउंड टास्क पे तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जीटीओ के बाद पीजीटी में के बाद एजीटी होता है, हाफ ग्रुप टास्क होता है। तो एसेसर देखना ये चाहते हैं जो जीटीओ ऑफिसर्स कि आप अगर ग्रुप के साथ कैसे आपने टास्क को किया है, तो फिर आपको हाफ ग्रुप में बांटते हैं कि अगर आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो आपको देखना चाहते हैं कि आप यहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है। तो मैंने भी पीजीटी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, नॉर्मल से आइडियाज़ आ रहे थे लेकिन वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। फिर एजीटी मुझे थोड़ा मौका मिला, मैंने वहाँ अच्छा किया, एवरेज किया था, बहुत अच्छा नहीं किया था। तो ऐसे हो एजीटी हो जाता है। फिर पहले दिन 6 टास्क होते हैं। 6 टास्क में लास्ट टास्क होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में 4 टॉपिक दिए जाते हैं आपको, कोई एक टॉपिक पे आपको चूज करके बोलना होता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे टॉपिक को सिलेक्ट कर लें और आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपको उसमें देखना ये है कि मैं किस टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कितना बोल पाता हूँ उसको, मैं कैसे उस टॉपिक को सही से अपने ग्रुप के साथ नरेट कर पाता हूँ, अपने आइडियाज़ को दे पाता हूँ कि नहीं। तो इस ऐसे टॉपिक को चूज कीजिएगा। और बोलते समय आपको अपने ग्रुप के सामने बोलना है, आपके साथ के लड़के हैं तो कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लेक्चरेट में। क्योंकि इसमें कहीं भी आपकी एसएसबी में आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने रिटन क्वालिफाई करके आए हैं तो आपका नॉलेज वैसे भी चेक हो चुका है। बिल्कुल सही बात। और इसके बाद से अगले दिन डे 4 में जीटीओ टास्क में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है। 10 ऑब्स्टेकल होते हैं और अब 10 ऑब्स्टेकल को 3 मिनट टाइम मिला रहता है। तो आप उसको नॉर्मल, आपको थोड़ा सा दौड़ भाग करेंगे, स्टेमिना आपको अच्छा है तो आप सारे ऑब्स्टेकल कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई द वे आपसे पूरे 10 ऑब्स्टेकल नहीं हो पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8-9 ऑब्स्टेकल करने के बाद भी रिकमेंड हो सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी ये होता है कि आप ऐसे पैटर्न को फॉलो करें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में कि आपको पीछे मुड़ के आना ना पड़े, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसमें भी जीटीओ देखता है कि जो लड़का है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो ऐसे ही आप किसी ऑब्स्टेकल को ना करें, वहाँ पे आपको जीटीओ सारे ऑब्स्टेकल के पास ले आके आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि किसी को कैसे करना है। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में। तो इसके बाद कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में आपके ग्रुप के हर एक लड़के को एक एक बार जीटीओ ऑफिसर बुलाता है, कमांडर बनाता है। उसके साथ 2 सब ऑर्डिनेट्स आते हैं। सब ऑर्डिनेट्स आपको खुद को बुलाने होते हैं, किसी भी चेस्ट नंबर्स को, किसी को भी आप बुला सकते हैं सब ऑर्डिनेट, ताकि वो आपके साथ टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। और जो कमांड टास्क में जो टास्क होता है वो पीजीटी एजीटी की तरह ही होते हैं। वो अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए टास्क अलग अलग हो सकते हैं। ये कमांडिंग ऑफिसर जीटी ऑफिसर पर डिपेंड करता है। उसके बाद लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप टास्क में सारा ग्रुप फिर से एक बार साथ में आ जाता है और वहाँ पे एक नॉर्मल एक स्टेज पार करना होता है, जो कि आसानी से हो जाता है। सबको अपने अपने आइडियाज़ देने होते हैं, नॉर्मल जैसे आपने पीजीटी में किया था वैसे आपको वहाँ पे ग्राउंड टास्क कर सकते हैं। और इसमें एसएसबी में इंटरव्यू बच गया। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू ऑफिसर आपसे कितनी देर बात करता है, और 25-30 मिनट, 40-45 मिनट में इंटरव्यू चलता है, किसी का 15 मिनट में चलता है। तो डिपेंड नहीं करता है कि इंटरव्यू ज़्यादा चल गया, कुछ सोचते हैं कि तो मेरे रिकमेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम चला गया तो नहीं होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, और आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, ये सब पूछा जाएगा। फिर आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या खेली हैं और किस में पार्टिसिपेट किया है, और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने पहले एसएसबी दी हैं तो एसएसबी का एक्सपीरियंस पूछ लिया जा सकता है
कि आप कैसे फेस किए। तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें पूछी गई थी। काफ़ी कभी कभी क्या होते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर प्रेशर भी डालते हैं कि आप कि बंदा कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है प्रेशर में। कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको जैसे मुझसे खुद पूछा गया कि मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया गया था क्या, कि एज्यूम योरसेल्फ एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड हाउ यू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्विमिंग इन इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया होगा क्योंकि आपने हॉबी वगैरह में डाल रखा होगा ना सर, इसीलिए पूछा गया होगा। इसीलिए सर पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। तो इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू में मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बना के रखना है। जैसे अगर कोई वो प्रेशर आपके ऊपर प्रेशर डालने वाले क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछेंगे ही, तो आपको उसमें थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखना है, थोड़ा चेयरफुल रहना है कि ताकि उसे ना लगे, इंटरव्यू ऑफिसर को ना लगे कि बंदा अंडर कॉन्फिडेंस हो गया है। तो चीज़ें यही हैं एसएसबी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एसएसबी के लिए है कि आप अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो बुरी आदतें हैं या आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उसको पहचानिए कि नहीं मेरे अंदर ये कमियां हैं। आप अपने पेरेंट्स की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, अपने फ्रेंड्स में जो नेगेटिव देखते हैं, वो सब चीज़ें पहचानिए। इसके अलावा अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सप्रेस कीजिए, बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी पॉजिटिव क्या है, तो आप पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव क्या है, क्योंकि आपको अपने आप को सेल्फ एसेस करना होता है। अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर आपकी जनरल अवेयरनेस वीक है तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हैं तो ये इंटरव्यू ऑफिसर के लिए गलत इम्पैक्ट जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करना है। अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने टीचर से इंटरेक्ट करके पता चलेगा आपको कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप उसको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इंटरव्यू में ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है और पर्सनालिटी इतनी जल्दी नहीं सुधरती है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं। आप अपनी कमियों को ढूंढते हैं, जिस दिन आप अपनी कमियों को ढूंढ के इम्प्रूव करने लगेंगे उस दिन आपको पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू एक्सप्लेन वेरी वेल। और मुझे उम्मीद इतनी तो हो गई है कि जो बच्चे ने बताया है आपको वो आप फॉलो करोगे अच्छे से। और एसएसबी का मतलब है जस्ट चेकिंग योर इनर क्वालिटीज़। जब आपकी इनर क्वालिटीज़ चेक हो रही है तो बिल्कुल आप बन के मत जाइए। होता क्या है, जब हम प्रेशर ले लेते हैं, भाई मेरा रिटर्न निकल गया, मैं 6 महीने रात दिन रिटर्न पे फोकस किया हूँ, फिर एसएसबी पे क्या करूँ, फिर ढेर सारी किताबें मार्केट में, ढेर सारी गाइडेंस, और फिर हम एक्स्ट्रा प्रेशर में आ जाते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन इस बार होना चाहिए। ढेर सारी बातें आपको याद आने लगती हैं कि ट्रेनिंग में जाऊँगा ऐसा हो जाऊँगा, घर में ये सिचुएशंस प्रॉब्लम्स हैं यार, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें सोच जाते हैं जिससे हमारी जो खुद की क्वालिटी होती है उसको हम भूल जाते हैं, और फिर इधर उधर वाली जो बातें होती हैं, किताबों वाली चीज़ें होती हैं, वो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वो हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आप 8, 10, 15, 20 साल से हो उसको भुला के किताबी भाषा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो सब मिक्स हो जाता है। एग्जैक्टली उनको नहीं पता चल पाता है कि आप कौन है, हु यू आर। तो जब ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि आप कौन हैं, तो आपको उनको ऑफिसर बनाना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी जानते हैं, और आप सभी इस समय तो अवेयर होंगे भाई, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, और अभी जो सीडीएस है हमारे बिपिन रावत जी, ये सब एनडीए के ऑफिसर्स हैं जो कभी इन्होंने एनडीए में सिलेक्शन लिया था और आज कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि आने वाले टाइम के लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जाती है। कुछ आपको करना नहीं है, जो आप हो वही आपको दिखाना है। अगर आपके अंदर कमियां हैं, जैसे आप लिखना नहीं जानते हैं, बच्चे ने आपको सजेस्ट किया, आप बोलना नहीं जानते हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाते, तो उस पर काम करिए। पहले आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स के जो राइटिंग्स हैं उसको समराइज़ करिए, समराइज़ करके अपने वे में उसको लिखने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करके कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। अपने 2-4 कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके सामने बैठिए, बात करिए और ट्राई करिए कि जो चीज़ें आपने दिमाग में वहाँ से पढ़ी थी वो मैं डिलीवर कर दूँ। उसके बाद खुद आपको आइडिया लगने लगेगा कि यार हमें अभी अपने आप पे कितना काम करना है। और एग्जैक्टली एसएसबी का मतलब है सिलेक्शन तभी होगा जब आप अपने आप को इंप्रूव कर ले जाओगे। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती है, एक लर्नर बनना है, लर्नड पीपल नहीं बनना है कि आई एम जीनियस और मैं टॉपर हूँ भाई, 95% लाया था। और ये जैसे आपने भी देखा होगा कि बच्चा सैनिक स्कूल से, खुद देखिए आप, सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ और उसके बाद 2 एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया। इसका मतलब आप समझते हैं, आप अभी किसी गांव से पढ़े होंगे, किसी हो सकता है अच्छे स्कूल में पढ़े हो, स्कूल के टॉपर रहे हो आप, और एक बार एसएसबी में फेल हो जाते हैं तो कितना प्रेशर आ जाता है, लगता है यार तो गया सब कुछ, मैं क्या कर पाऊंगा, दोबारा फेल हुए और नर्वस। ऐसे आपके
कहीं ना कहीं असफलता का कारण आप खुद बनते जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। आप एसएसबी में अगर फेल हुए हैं किसी भी एसएसबी में, इसका मतलब आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप एनालिसिस करिए अपने आप को। और एक कहावत है कि जो खुद को नहीं जान सकता है वो खुद दूसरे के लिए कैसे कर पाएगा। जब आप अपनी कमियां नहीं जान पाओगे तो उस कमियों को इम्प्रूव कैसे कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत बधाई हो आपके फ्यूचर के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा इस सेशन से आप सभी बच्चे बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे। आप ढेर सारे बच्चों की तरफ से, पूरी वॉरियर्स टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें, इंडिया के उन ऑफिसर्स में आपका नाम आए जिन्होंने, जैसे आप सैनिक स्कूल से हैं, हमारे सर कैप्टन मनोज पांडे जी, जो पूरा देश आज उनको सलाम करता है, उनका नाम अमर है। और जो उनके बारे में कहा गया है, सर के बारे में, कैप्टन मनोज पांडे सर के बारे में जो कहावतें चल रही हैं कि अगर मुझे खुद को सिद्ध करने से पहले मौत आ जाती है तो मैं मौत को भी मार दूंगा। आप सभी उनके फैन होंगे और उनको आदर्श मानते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, और बच्चा उस स्कूल से है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने वो जो एक जनरेशन चल रही है सैनिक स्कूल की भाई, कि लगातार आर्म फोर्सेस में एक अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स दिए हैं, आप उसको बरकरार करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।